हेलो स्टूडेंट, बॉर्नबॉर्न केमिस्ट्री बायनर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नीलेश संकेल। आज हम एडीपी से एटीपी कैसे बनते हैं उसके बारे में डिटेल से समझेंगे भाई। जानेंगे कि किस प्रकार से एटीपी का फॉर्मेशन होता है, उसमें कौन कौन से कंपाउंड प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है। अब एक चीज़ आप लोगों को सभी को पता है, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि हमारा जो शरीर है वो किन से मिलकर बना हुआ है भाई। ऑर्गेनिक कंपाउंड से। पूरी तरह से हम कार्बनिक कंपाउंड से मिलकर बने हैं, है ना। अब कार्बनिक कंपाउंड क्या है? कार्बनिक कंपाउंड आपका क्या है? कार्बन हाइड्रोजन्स जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो आपका क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके साथ अदर एलिमेंट भी प्रेजेंट रहता है ना। लेकिन मेन आपका क्या होता है? कार्बन हाइड्रोजन्स बॉन्ड, है ना। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सभी क्या है आपका जो है कार्बन हाइड्रोजन्स कंपाउंड होते हैं। ठीक है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो सभी जो है क्या किससे मिलकर बना हुआ है भाई? ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बना हुआ है ना। इनऑर्गेनिक पार्ट भी प्रेजेंट रहते हैं हमारे बॉडी के अंदर, और हमारे बॉडी के अंदर मेटल्स भी प्रेजेंट रहते हैं, है ना। लेकिन हम अभी वो चीज़ें जो है डिस्कस नहीं करेंगे, उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेन नहीं करेंगे। हम सिर्फ समझेंगे कि एटीपी कैसे बनता है भाई, है ना। तो इतना तो आपको समझ में आ गया। तो सबसे पहले इसका सिनॉप्सिस आपको बनाने आना चाहिए। सिनॉप्सिस में इंट्रोडक्शंस, फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी, सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी, फिर उसका एक्सप्लेनेशंस करना है, एक्सप्लेन करना है उसको जितना हो सके, है ना। अब इम्पोर्टेंट ऑफ एटीपी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसका क्या इंपॉर्टेंट है, क्या यूज है, उसके बारे में जो है यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। तो इंट्रोडक्शंस में आप क्या डालोगे? तो इंट्रोडक्शंस में आप ये डालोगे कि एटीपी इज जो है सेल्स के लिए एज अ एनर्जी करेंसी के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है ना। विदाउट एनर्जी कुछ भी पॉसिबल नहीं है ना। है ना। हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकती हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रही है ना, बहुत सारी रिएक्शंस होती है, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक दोनों होती है। लेकिन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस मतलब कि संश्लेषण के लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके लिए एनर्जी तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। तो उस चीज़ को आप इंट्रोडक्शंस में आप उसको इंक्लूड करना, उसको डालना जितना हो सके, जितना आप जानते हो एटीपी के बारे में, ठीक है, उसको डालना। फिर एक चीज़ है आपका एटीपी जो है किससे बना भाई? एडीपी प्लस आपका इनऑर्गेनिक फास्फेट, इसको बोलते हैं H3PO4, है ना। इस इनऑर्गेनिक फास्फेट के साथ एनर्जी जब, है ना, जब इस एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट जब अटैच होता है एनर्जी के प्रेजेंट में, है ना, एनर्जी ऑब्जर्व करके एटीपी एंड आपका इनऑर्गेनिक फास्फेट अटैच होकर एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। एटीपी, एटीपी का फुल फॉर्म नाम क्या है भाई? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और ये क्या है आपका जो है एक फास्फेट ग्रुप है। जब जब इसके साथ एनर्जी इंक्लूड होकर जब ये रिएक्शंस कराती है तो ये कन्वर्ट होता है एटीपी में। ठीक है। अब एटीपी का अगर हाइड्रोलाइसिस कराएंगे वाटर, इस एटीपी के साथ हम वाटर अटैच कर देंगे ना, तो ये वापस से क्या बना लेगा? एटीपी का फॉर्मेशन कर लेगा और यहाँ से फास्फेट ग्रुप रिलीज हो जाएगा, है ना। ये आप चाहो तो इंट्रोडक्शंस में ये डाल सकते हो, ये रिएक्शंस आप डाल सकते हो। इसको डायरेक्ट ऐसे ना लिख के हम इनऑर्गेनिक फास्फेट ऐसे डाल सकते हैं, ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको इनऑर्गेनिक फास्फेट, है ना। तो मैं वैसे न लिख के आपको जो है डायरेक्ट यहाँ पे H3PO4 करके जो यहाँ पे लिख ली हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे इस रिएक्शंस को कराने के लिए आपको एक एंजाइम की भी आवश्यकता होती है, जिसको बोलते हैं एटीपी सिंथेज, है ना। तो उस एंजाइम की उपस्थिति, क्योंकि एंजाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, रिएक्शंस को स्पीड करने के लिए, उत्तेजित करने के लिए, एक्साइट करने के लिए। ठीक है। ऐसा कैटलिस्ट काम करता है एंजाइम। ठीक है। तो ये आप इंट्रोडक्शन में डालना। फिर एटीपी, ठीक है। तो ये आपका एटीपी का स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका NH2, यहाँ पे हो गया आपका आपका एडिनिन। ठीक है। अब ये जो एडिनिन है वो किससे जुड़ा हुआ है भाई? तो ये आपका शर्करा से, जो आपका राइबोज है ना, तो उससे जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। और यहाँ पे है आपका
फास्फेट कंपाउंड, ठीक है। ये आपका क्या है 1 2 3 OH, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये आपका OH OH और यहाँ पे OH, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज आप देखो, ठीक है, ये पूरा इतना कंपाउंड क्या है भाई आपका एडेनिन है, एडेनिन है, ठीक है। और इतना आपका क्या है, इतना पार्ट क्या है आपका राइबोज है, राइबोज मतलब कि एक सिंपल शुगर, ठीक है। और ये क्या है, ये आपका क्या है फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, समझ में आया। तो एटीपी इसको डायरेक्ट हम जब ये एडेनिन, ये जो एडेनिन कंपाउंड जब इस, समझना इस चीज को, जब ये एडेनिन कंपाउंड जब इस शुगर के साथ, इस राइबोस के साथ जब जुड़ता है तो इसको एक साथ क्या बोलते हैं भाई एडिनोसिन, ठीक है। एक साथ क्या बोलेंगे हम एडिनोसिन, एडिनोसिन आपका। अब कितने फास्फेट ग्रुप है भाई 1 2 3, 3 फास्फेट है, इस कारण इसको बोलेंगे ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, समझ में आया, ट्राइफॉस्फेट। तो इसको ATP बोलते हैं, एडी आपका एडिनोसिन। जब ये एडिनिन कंपाउंड है ना, ये एक प्रकार का बेस है, ये आपका बेस जब इस शुगर के साथ अटैच होता है, यहाँ पे अटैच है ना, तो इन दोनों को एक साथ हम बोलेंगे एडिनोसिन, ठीक है, एडिनोसिन। अब ये एडिनोसिन अब इस फास्फेट ग्रुप से जुड़ता है, कितना फास्फेट ग्रुप है भाई, तो 3 फास्फेट ग्रुप है, इस तरह इसको ट्राइफॉस्फेट भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इससे जुड़ा आपका जो इस कार्बन से इससे जुड़ा जो फास्फेट ग्रुप है वो क्या है आपका अल्फा, इस सेकेंड वाला आपका बीटा और थर्ड वाला क्या होगा गामा, मतलब कि ये अल्फा फास्फेट है, ये बीटा फास्फेट है एंड ये गामा फास्फेट है, ठीक है। तो ओवरऑल इस एटीपी का ये स्ट्रक्चर है ना। तो इसको आप डाल लेना कि एटीपी जो है आपका कितने कंपाउंड होते हैं भाई, यहाँ पे फर्स्ट आपका एडेनिन है ना, सेकेंड क्या है आपका राइबोस शुगर है एंड थर्ड क्या है आपका फास्फेट ग्रुप है। जब ये तीनों बॉन्डेड होते हैं तब एटीपी का फॉर्मेशंस होता है। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब चलिए देखते हैं सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी। जितना हो सके आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो एक्सप्लेन भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हमें देखना क्या है एटीपी कैसे बनते हैं भाई, तो हम एटीपी से कैसे, मतलब कि हमारा बॉडी मतलब कि एडीपी को कैसे एटीपी में कन्वर्ट करता है, एटीपी का संश्लेषण कैसे करता है, तो उसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो है एटीपी कैसे कंबाइन होकर एटीपी का फॉर्मेशन करता है, तो उस रिएक्शंस को सिंपल में है ना, सिंपल तरीके से यहाँ पे हम पुट करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। तो कैसे होता है भाई, तो ADP प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट, इसको डायरेक्ट हम क्या कर बोलते हैं PI, मतलब I मतलब कि इनऑर्गेनिक और P मतलब कि फास्फेट, प्लस यहाँ पे क्या है एनर्जी है, ठीक है। क्योंकि इस रिएक्शंस को जब बॉन्ड को जोड़ते हैं, मतलब कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स केमिकल बॉन्ड बनाना है तो उस समय में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब ये किस में कन्वर्ट होगा भाई, तो ये कन्वर्ट होगा आपका ATP प्लस आपका क्या बना लेगा भाई, ये बना लेगा आपका वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये जो है क्या होगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ठीक है, ऑक्सीडेटिव। अब ये फास्फोरिलेशन क्या है भाई, तो फास्फोरिलेशन जिसमें आपका फास्फेट ग्रुप इस एटीपी मॉलिक्यूल्स के साथ क्या होगा अटैच होगा, है ना। अब क्या होगा, ये कहाँ पे होता है, ओरल रिएक्शंस कहाँ पे हो रहा है भाई, सेल्स के अंदर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है ये जो रिएक्शंस होती है ना। फिर ये एटीपी फिर से पुनः जब यहाँ से हम वाटर मॉलिक्यूल दोनों को अटैच करते हैं तो फिर से ये एडीपी में कन्वर्ट होगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ से मतलब कि निकलेगा, ठीक है। तो ये जो है अपोजिट रिएक्शंस है ना। अब देखो ये जो है आप यहाँ पे लिखो ATP इज फॉर्मेड, किससे बना होता है
भाई, तो एटीपी इज फॉर्मेड इन 3 ग्रुप्स। ठीक है, यहाँ पे लिखना 3 ग्रुप्स। कौन कौन से ग्रुप है भाई? तो फर्स्ट ग्रुप क्या है भाई? तो एटीपी जो है 3 ग्रुप से मिलकर बना हुआ होता है। आपका एडिनिन कंपाउंड, आपका क्या है एडिनिन ग्रुप, जिसमें क्या होता है आपका, ये आपका कैसा वाला कंपाउंड है भाई? एक नाइट्रोजन युक्त बेस है, नाइट्रोजीनियस बेस। ठीक है, उसके बाद क्या है भाई? आपका ये राइबोस एक सिंपल शुगर है। ठीक है, ये किसमें प्रेजेंट है भाई? तो ये आपका चीनी में प्रेजेंट रहता है ना, डी राइबोस, है ना, ये आपका सिंपल शुगर। ठीक है, ये सिंपल शुगर है। अब उसी प्रकार आपका थर्ड क्या हो जाएगा? ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, तो ये हो जाएगा आपका ट्राईफॉस्फेट। क्लियर ग्रुप। ठीक है, तो ये जो है ट्राईफॉस्फेट ग्रुप जो है तीनों मिलकर एक हाई एनर्जी बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। इतना क्लियर हुआ। फिर उसके बाद हम आते हैं मतलब कि किस प्रकार से एडीपी का एटीपी में कन्वर्ट, मतलब कि एडीपी कैसे एटीपी में कन्वर्ट होता है उसको समझेंगे। ठीक है, तो पहले हम एडीपी का स्ट्रक्चर कैसे होता है ना। एडीपी का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है भाई, एडिनिन एक कंपाउंड है, एक ग्रुप है जिसमें नाइट्रोजन युक्त ये एक बेस है। ठीक है, ये कैसे कलर का होता है भाई? ब्लू कलर का होता है। ये एक सिंपल शुगर है ना, सिंपल शुगर है। और ये कैसा है भाई? ये एक डाई फॉस्फेट ग्रुप है। ये कैसा है भाई? फॉस्फेट कंपाउंड है। अब जब इसका ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन होता है इस एडीपी का, है ना, इस एडीपी का ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन होता है, जहां पे ये फास्फेट ग्रुप जो H3PO4, ये इनऑर्गेनिक फास्फेट जो लिखी हूं ना, वो ये है H3PO4 PI। ठीक है, तो जब ये H3PO4 जब इस कंपाउंड के साथ जुड़ता है ना, और यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ना, एनर्जी आपको जो है इस रिएक्शंस को कराने के लिए जो है जरूरी है। ठीक है, फिर क्या होगा? ये एनर्जी ऑब्जॉर्व करके ये एडीपी इस H3PO4 इनऑर्गेनिक फास्फेट को अटैच करके एक हाई एनर्जी बॉन्ड एटीपी का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसको मतलब कि यहाँ पे वो स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं। क्या हो जाएगा भाई? तो वही होगा आपका ये कंपाउंड है नाइट्रोजन, ये आपका नाइट्रोजन है। यहाँ पे क्या है? आपका NH2 है, ये आप बॉन्ड जोड़ दो। फिर उसके बाद क्या है? यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, ये डबल बॉन्ड है। यहाँ पे क्या है? आपका राइबोस शुगर है। ठीक है, ये OH, ये OH। यहाँ पे क्या है? आपका CH2 है, ये ऑक्सीजन, फिर फास्फोरस, फिर ऑक्सीजन, फिर फास्फोरस, फिर ऑक्सीजन, फिर फास्फोरस और फिर ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहाँ पे और क्या रिलीज होगा भाई? इसके साथ ये एटीपी का फॉर्मेशन हुआ, एटीपी। ठीक है, एटीपी प्लस आपका क्या है? यहाँ पे वाटर यहाँ से रिलीज होगा, इस कंपाउंड से वाटर क्या होगा? रिलीज होगा। ठीक है, तो ये जब दोनों एक मतलब कि ये जो एडिनिन कंपाउंड है जब इस राइबोस शुगर के साथ जुड़ता है तो उसे एक साथ क्या बोलेंगे? एडिनोसिन। ठीक है, इसको एक साथ क्या बोलेंगे भाई? जब ये एडिनिन कंपाउंड इस शुगर के साथ, इस राइबोस के साथ, राइबोस शर्करा के साथ अटैच होगा, है ना, अलग से हम इसको एडिनिन बोलेंगे, लेकिन जब ये इसके साथ अटैच होगा तो इसको बोलेंगे एडिनोसिन। एडिनोसिन और कितने फास्फेट ग्रुप है भाई? 1 2 3, तो हो जाएगा ये ट्राईफॉस्फेट। क्लियर? तो जितना हो सके, जितना आप जानते हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसको एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, और इसको इस प्रकार से लिखना, फिर उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन डाल देना अलग से। जितना हो सके आप उस जो है लिखने की बजाय रिएक्शंस को ज्यादा लिखना, है ना, तो उसमें पॉइंट रहता है आपका। ठीक है, तो रिएक्शंस को फिर उसके बाद इसको डिटेल से समझा दो, है ना। फिर आप जो है यूज ऑफ एटीपी, एटीपी का क्या यूज है भाई? तो भाई एटीपी का क्या यूज है आप सभी को पता है कि विदाउट एटीपी हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमारे शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती है उसके लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है ना। बहुत
बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक रिएक्शंस है जहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, और बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनिक रिएक्शंस है जहाँ पे हमें जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोटीन का संश्लेषण करना है ना, प्रोटीन को बनाना, तो कैसे बनाएंगे भाई, जहाँ पे एमिनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़कर एक पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, है ना। तो वो जो है बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होगा भाई, जब वो एनर्जी जो है ऑब्जर्व करके वो जो एमिनो एसिड जो है प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, है ना। तो सभी आपके जितने भी मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिसका संश्लेषण करना है, जिसका सिंथेसिस करना है, तो उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना। आप जो है कोई भी चीज जो है संदेश को भेजने के लिए मस्तिष्क तक संदेश को पूरे बॉडी तक सर्कुलेट करने के लिए जिस फंक्शंस को जरूरत है, उस फंक्शंस को, उस काम को करने के लिए, कराने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ओवरऑल देखें कि हमारी बॉडी को चलाने के लिए, हमारे शरीर की ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए, एवरीथिंग के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जितना हो सके, जितना आप जानते हो उसके बारे में, तो सभी चीज को उस यूज में आप जो है डाल देना, ठीक है। यूज ऑफ एटीपी, है ना, तो वहां पे आप जो है डाल देना। फिर उसके बाद रेफरेंस लिखना, ठीक है। रेफरेंस में जिस बुक से आप स्टडी करे हो उस राइटर का नाम वहां पे जो है लिख देना, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो क्या बनेगा आपका, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी, ठीक है।